हेलो बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक्स, कि किस तरीके से एलिमेंट्स के ब्लॉक को, पीरियड को और ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ में हमने डिस्कस किए थे एसपीडीएफ ब्लॉक की सीरीज के बारे में और उनके ट्रिक्स के बारे में। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड, यानी कि आवर्त में एलिमेंट्स को कैसे नंबर निकाला जाता है। और साथ में बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन लाइक जीमान इफेक्ट यानी कि जेड इफेक्ट के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पे रिपल्शन फोर्स शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल से एक बार रूबरू करा देते हैं। ये अपने क्या थी, मेंडलीव के बाद में जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल है इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वो है जो किसने बनाई थी, हेनरी मॉजले ने बनाई थी। यहाँ पे आपको शुरुआत में कौन सा ब्लॉक दिख रहा है, एस ब्लॉक। इसके साथ में कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद अगला कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, और लास्ट में कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। तो इसमें हमने बात की थी सबसे पहले कि अगर आपको ये हाइड्रोजन दिखाई दे तो हाइड्रोजन कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 1। इसी तरीके से ये कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 7। ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, और ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, पीरियड नंबर 7। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या डिजाइन होते हैं, पीरियड्स डिजाइन होते हैं, आवर्त जिनको बोला जाता है, लेफ्ट टू राइट साइड जाया जाता है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट number of elements in period। पीरियड यानी आवर्त के अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स के नंबर निकाले जाते हैं, क्योंकि हमसे काफी बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th पीरियड। अब हमको पता है कि मैक्सिमम पीरियड पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 7। बट अगर 9 के लिए आया तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि इसके लिए एलिमेंट्स को निकाला जा सके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, दो टाइप से हम एलिमेंट्स को निकालेंगे। एक होगा इवन नंबर और एक होगा ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला लगेगा n+2 का स्क्वायर अपॉन 2। यहां n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड। अगर इसी तरीके से मुझे ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1 का स्क्वायर अपॉन 2। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकता हूं। आइए करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा बताइए अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 1 कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर, और ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, 1+1 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2। यानी पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, सेकेंड। चलिए बताइए n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो क्या बनेगा। अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 3+1 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 अपॉन 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 अपॉन 2 करेंगे आ जाएगा 8। यानी कि थर्ड पीरियड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स है, 8। चलिए बताइए n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अब 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला लगेगा n+2, यानी ये हो जाएगा 2+2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 2+2 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ जाएगा। क्या बात सभी को क्लियर है। चलिए जल्दी से बताइए n=4 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 4+2 का स्क्वायर अपॉन 2,
यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36, और 36/2 कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 18। इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इजीली पीरियड में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं बताना 8th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जल्दी से बताइए। 8th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो 8 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर, इवन नंबर का फॉर्मूला लगेगा n+2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला एलिमेंट्स कैलकुलेट करने का। चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे n+2 का रखूं, यानी कि 8+2 कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100/2 करने पे कितना आ जाएगा आंसर आपका 50। यानी कि 8th पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 50। तो इस तरीके से हाइपोथेटिकल पीरियड के अंदर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसे हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं बताना 11th एक्साइटेड स्टेट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है 11th एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। 11th एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, जब भी एक्साइटेड वर्ड आए तो आपको क्या कर देना है +1, जब भी एक्साइटेड वर्ड आए तो आपको क्या कर देना है +1 कर देना है। और अगर मैं इसमें +1 करूंगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 + 1 12। अब 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर, और इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा n+2, यानी कि 12 + 2 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। चलिए बताइए कितना आंसर आ जाएगा इसका। तो 12 + 2 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 196/2 करने पे कितना आएगा, तो 196/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 98 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स 98 एलिमेंट्स। क्लियर है सभी को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन वी शेल। क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन वी शेल। अब आप मुझे बताइए वी शेल का मतलब कितना नंबर हो गया, वी शेल का नंबर कितना होता है, क्योंकि शेल हमेशा स्टार्ट होती है के से, तो के के बाद में के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी वी कितने नंबर पे आ गया, तो वी आ गया यहाँ पे आपके 12 नंबर पे। कितने नंबर पे 12 नंबर पे। तो v के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और 12 का आंसर तो अभी अपन ने निकाला भी था, यहाँ पे 12 के लिए कितना आया था 98, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 98। क्लियर है सभी को। तो ये हुआ तरीका क्या निकालने का, एलिमेंट्स निकालने का। चलिए आगे हम समझते हैं सब शेल निकालने का तरीका, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सब शेल्स। किस तरीके से अपन सब शेल को कैलकुलेट करते हैं। सब शेल क्या होती है, जो शेल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं सब एनर्जी लेवल। इसको क्या बोल सकते हैं, सब एनर्जी लेवल। और ये कौन रिप्रेजेंट करता है, तो एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमको सब शेल निकालना है तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, और वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन 2, और इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। क्लियर है बात सभी को। चलिए बताना मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी बताना, यदि n की वैल्यू, यदि नंबर ऑफ शेल की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर सब शेल कितना होगा, इसके अंदर सब शेल कितना होगा। चलिए जल्दी से करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 2, सब शेल मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। चलो बताओ इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा n+2 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 को रखने पे 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16/2 कितना आ गया 8,
यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं कितना 8 अपॉन कितना कर दूंगा 2, तो फटाफट से बताइए 8 अपॉन 2 कितना हो गया √4, और √4 का मतलब कितने सबशेल आ जाएंगे इसके अंदर, 2 सबशेल आ जाएंगे। अब ये 2 सबशेल आने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 सबशेल आने का मतलब क्या है कि पहला सबशेल कौन सा होगा, तो पहला सबशेल होगा यहाँ पे S, और दूसरा सबशेल कौन सा होगा P। तो अगर मैं इसे एनर्जी की फॉर्म में लिखूं कि बताओ इसका एनर्जी फॉर्म क्या बनेगा, तो याद रखना सबसे पहले लिखा जाता है N और उसके बाद लिखा जाता है L। तो N की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2, तो इसका मतलब यहां रख दिया 2। अब L का मतलब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल मिले, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल, तो यानी कि एक एनर्जी लेवल बनेगा 2s और दूसरा एनर्जी लेवल कौन सा बनेगा 2p। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सबशेल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके एनर्जी ऑर्बिटल्स को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है which energy orbitals are formed for sixth excited state। चलिए आपसे क्वेश्चन है which energy orbitals are formed for sixth excited state। अगर मुझे पता है कि n की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ n की वैल्यू क्या बनेगी, 6 एक्साइटेड स्टेट का मतलब 6 + 1 हो जाएगा, और नंबर कितना आ जाएगा 7। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। एलिमेंट्स कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए बताइए, कैसा नंबर है ये 7, तो 7 एक तरीके से ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा एलिमेंट्स का, तो n + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू को रखेंगे 7 + 1 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64, 64 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे 32। अगर मुझे सबशेल कैलकुलेट करना है कि सबशेल कितना होगा, तो सबशेल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन 2 और पूरे पे अंडर रूट। तो यहाँ पे आएगा 32 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 16, √16 का मतलब कितना हो गया 4। क्या बात सभी को समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल बनेंगे, यहाँ बनेंगे 4 एनर्जी लेवल, यानी कि सबशेल कौन कौन सा होगा, S, P, D और F, यानी कि चारों ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो बताइए एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, तो n की वैल्यू हमने निकाली 7, तो एक बनेगा 7s, एक बनेगा 7p, एक बनेगा 7d, और एक क्या बनेगा 7f बनेगा। क्या बात सभी को समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग क्या निकाल सकते हैं इसके लिए, एनर्जी ऑर्बिटल, और उसके अंदर साथ में एनर्जी डायग्राम को भी इसमें डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। टॉपिक का नाम है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से समझते चलना, यहां पे हम अलग अलग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर देंगे। मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन हमको डिस्कस करने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में। शिल्डिंग इफेक्ट के बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। क्लियर है सभी को। तो अलग अलग यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में मेन टॉपिक इसमें एक और ऐड करता हूं मैं, और वो है एटॉमिक रेडियस। क्योंकि रेडियस जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम उसके अलग अलग हाइट लेंथ के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, आज का जो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट को हम कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, रिपल्शन फोर्स। इसको हम कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, रिपल्शन फोर्स बोल सकते हैं। ध्यान से समझते चलना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना। जैसा कि सबको पता है एटम के सबसे अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद अलग अलग क्या होती है, शेल।
न्यूक्लियस के बाद अलग अलग क्या होती है, शेल। और इन शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सेल के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान से देखें, न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि पहला वाला शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, यानी बाहर की तरफ धकेलता है। ऐसी सेकंड वाला किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला किस पे लगाएगा, फोर्थ वाले पे। और फोर्थ वाला किस पे लगाता है, फिफ्थ वाले पे। यानी कि धीरे धीरे एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। रिपल्शन फोर्स कब क्रिएट होता है, जब इनके बीच में सेम चार्ज हो। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। इसलिए फर्स्ट वाला जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन सेकंड वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, सेकंड पुश करेगा थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को, थर्ड वाले पुश करेंगे फोर्थ वाले को। यानी कि जितना बड़ा इसके अंदर शेल होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे, उसमें रिपल्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे, नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, उसके अंदर रिपल्शन फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। और इसी रिपल्शन फोर्स को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब कि फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले को न्यूक्लियस से क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी कि उसके पास आने नहीं देते। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ऐसे ही सेकंड वाले थर्ड वाले को पुश करेंगे, यानी कि थर्ड वाले के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास नहीं आने देंगे, शील्डिंग की तरह काम करेंगे। इनके बीच में एक शील्डिंग आ जाएगी। और इसी शील्डिंग की वजह से इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ गया, शील्डिंग इफेक्ट पड़ गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पे समझते हैं इस शील्डिंग इफेक्ट को अपन किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान रखना, शील्डिंग इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से इसको डिफाइन करते हैं। ये इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इट इज मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अब हम इस सिग्मा को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखना। अगर हम बात करें कि सिग्मा हमको निकालना है, तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस फॉलो होगा। एक तो होगा 4s एंड p ऑर्बिटल, और दूसरा यहां लगेगा फॉर्मूला किसके लिए, 4d एंड f ऑर्बिटल। अगर s और p के लिए हमको सिग्मा निकालना है, अगर s और p के लिए सिग्मा निकालना है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो यहां फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन -1, और इसको मल्टीपल करेंगे किससे, 0.35 से, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, पेनल्टी शेल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, और इसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 0.85 के साथ, और प्लस आ जाएगा रेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाकी के जो बचे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन। और अगर अपन फॉर्मूला निकाले किसके लिए, डी और एफ ब्लॉक के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा सिग्मा का, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 1 को, और मल्टीपल करेंगे 0.35, और प्लस में क्या ऐड हो जाएगा इसमें, तो इसमें प्लस में ऐड हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर डी एंड एफ ऑर्बिटल, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि दो फॉर्मूले बनेंगे किसके लिए, एक बनेगा एस और पी ऑर्बिटल के लिए, और एक फॉर्मूला बनेगा डी और एफ ऑर्बिटल के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो याद रखना आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जिसे बैलेंस शेल बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला आपसे
अपने पास में है टाइटेनियम। टाइटेनियम का नंबर होता है 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको अलग अलग करके ब्रेक करूं तो 1s2 2s2, और अगर मैं इसको भी इसके तरीके से 1 को अलग कर दूं 2 को अलग कर दूं तो ध्यान से देखना, सबसे पहले 1s2, इसके बाद हमने क्या लिखा 2s2, 1s2 2s2, 2p6 3s2 3p6 4s2, और फिर इसके बाद क्या आ जाता 3d, और 2 के लिए इसके लिए क्या आ जाएगा टाइटेनियम के लिए 2। तो ये इसका अलग अलग क्या हो गया, इसके लिए अलग अलग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एनर्जी के अकॉर्डिंग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर इसके बाद क्या आता है इसमें 3d2। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, इसमें अलग अलग एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल बन चुके हैं। अगर मैं सबसे आउटर वाला ऑर्बिटल बोलूं तो सबसे आउटर पे कौन सा आ रहा है 4 नंबर का, तो इसको अपन बोलते हैं अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। इसको कौन सा शेल बोलते हैं अल्टीमेट शेल। अब इससे पहले वाला कौन सा आ रहा है, तो इससे पहले 3 नंबर आ रहा है, यानी ये 3 वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेनल्टीमेट शेल। इसको क्या बोलेंगे पेनल्टीमेट, इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल। और अब इसके बाद जितने भी बच रहे हैं, ये 2 वाला बच रहा है 1 वाला बच रहा है, इन सभी को बोलेंगे क्या प्री पेनल्टीमेट शेल। इसको बोलते हैं प्री पेनल्टी मेट शेल। क्या कहानी आपको समझ में आ रही है, क्या कहा जा रहा है कि सबसे आउटर वाला जो ऑर्बिटल होगा, यानी कि सबसे आउटर ऑर्बिटल कौन सा था 4 नंबर का, तो उसको बोलेंगे अल्टीमेट। इससे पहले वाला होगा पेनल्टीमेट, और इसके अलावा जो बाकी के बच रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्री पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अपन समझते हैं इसमें कि सिग्मा की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमको मान लीजिए लिथियम के लिए, यानी 3rd नंबर के लिए क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे बताइए कि अपन इसके लिए फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब ध्यान से देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में आ रहा है, s ऑर्बिटल में आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके लिए, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ये फॉर्मूला इसके अंदर हो जाएगा, ये फॉर्मूला इसके अंदर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, तो बताओ अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, इसके अंदर अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ पे सिग्मा के लिए लिखेंगे 1, और 1 में से क्या माइनस कर देना है 1 को माइनस कर देना है, किससे मल्टीपल करेंगे 0.35 से, प्लस क्या कह रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ पेनल्टीमेट कौन सा होगा, इससे वाला पेनल्टीमेट होगा। अच्छा अगर मैं पूछता इसमें पेनल्टीमेट के बाद में प्री पेनल्टीमेट शेल कौन सा है, तो याद रखना इसमें केवल अल्टीमेट है और पेनल्टीमेट है, इसमें प्री पेनल्टीमेट शेल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अपन कि पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और इस 2 को मल्टीपल करेंगे किसके साथ 0.85 के साथ। बताओ बताओ इसके अंदर कोई इसके अलावा और इलेक्ट्रॉन बच रहा है रेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो नहीं है। अब अपन को इसको क्या कर देना है सॉल्व, तो ध्यान से देखो 1 माइनस 1 तो 0, इसका मतलब कोई कुछ वैल्यू नहीं बचेगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 इंटू 0.85, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1.70। क्लियर है बात सभी को, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई शील्डिंग इफेक्ट की। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1.70। चलिए बताइए लिथियम के बाद अब मैं निकालू, अगर लिथियम के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेरिलियम की, क्योंकि लिथियम के बाद का एलिमेंट कौन सा होता है बेरिलियम, नंबर कितना है इसका 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2। अगर मैं इसमें बात करूं सिग्मा की, सिग्मा कैसे निकालेंगे, चेक करना है ऑर्बिटल कौन सा है एस, तो फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन -1। अब बेटे चेक करो अल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो क्या करूंगा 2 माइनस 1 किससे मल्टीपल कर दूंगा 0.35 से, प्लस क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, कितने पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन 2, किससे मल्टीपल करेंगे 0.85 से, और बाद में क्या बच रहा है यहाँ पे रेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें कोई रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें कोई रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो 2 माइनस 1 करने पे 1 आएगा, तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0.35, और 2 से इसको मल्टीपल अभी किया था कितना आया था 1.70, तो आपका आंसर कितना आ गया
आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.05, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए लिथियम की वैल्यू कितनी थी 1.70, बेरिलियम की वैल्यू कितनी है, तो बेरिलियम की वैल्यू है 2.05। तो बताओ नंबर क्या हो गया, एक तरीके से इंक्रीज हो गया। कि अगर अपन पीरियड में बात करें, पीरियड में अगर बात करें कि 3 के बाद क्या आ गया 4, तो इसका मतलब सिग्मा पहले कितना था, सिग्मा था 1.70 और बाद में सिग्मा कितना हो गया 2.05। क्या सिग्मा इंक्रीज हो रहा है? तो चलिए आगे मैं बात करूं यदि आपसे कि बोरॉन के लिए, यानी बोरॉन का नंबर कितना 5, तो इसके अंदर हम सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 1s2 2s2 2p1। अगर मुझे यहाँ पे सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकालने के लिए क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन। बताइए नंबर ऑफ अल्टीमेट सेल कौन सा आ रहा है इसके अंदर, सेकंड, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 3, तो 3 माइनस 1 किससे मल्टीपल करेंगे 0.35 से, प्लस अगला आएगा इसके अंदर नंबर ऑफ पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और 2 को मल्टीपल करेंगे किससे 0.85 से। चलिए बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, क्या मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूं 0.35 को, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं 1.70, अगर इसको इक्वल करें तो कितना आएगा 0.70, प्लस में कितना आ गया 1.70, तो बताइए कितना आ गया, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं 2.40, तो ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 2.40। तो अगर आप देखें शुरुआत में वैल्यू कितनी थी सिग्मा के लिए, तो शुरुआत में वैल्यू थी 1.70 लिथियम के लिए। लिथियम के लिए वैल्यू कितनी थी, तो लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू थी 1.70, जिसका नंबर था 3। 4 पे था बेरिलियम, और बेरिलियम के लिए सिग्मा कितना आया, तो बेरिलियम के लिए सिग्मा आया 2.05। और अगर बात करें यहाँ पे बोरॉन की, तो बोरॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है, तो बोरॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू आई है 2.40। तो यहाँ हम एक बात कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, पीरियड की। हम बात किसकी कर रहे हैं, पीरियड की, क्योंकि पीरियड में हमेशा एक एक करके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक का चेंज हो गया, यहाँ पे एक का चेंज हो गया, यानी कि पीरियड में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब अपन कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, ग्रुप के साथ। अब अपन कंपैरिजन करेंगे ग्रुप के साथ। अभी आपने निकाला था क्या, अभी आपने निकाला था यहाँ पे लिथियम के लिए। अब अपन निकालते हैं किसके लिए, तो लिथियम के नीचे एलिमेंट होता है ग्रुप में कौन सा, तो वो होता है सोडियम। चलो अपन सोडियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, सोडियम के लिए कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का नंबर कितना है 11। 11 के लिए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। सिग्मा निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा इसके अंदर 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे और इनटू क्या करेंगे 0.35। अच्छा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाद अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 के अंदर कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 प्लस 6 यानी 8 को मल्टीपल करेंगे 0.85 के साथ, प्लस अब यहाँ पे रेस्ट इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, अगला क्या बचेगा इसमें 8 के अकॉर्डिंग, 8 पंजो 40 4, और ये हो गया 68, यानी कि नंबर आ गया यहाँ पे 6.80, प्लस में कितना आ रहा है 2, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 8.80। अब आप मुझे ये बताइए अभी लिथियम कितना था, तो लिथियम था यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 1.70। अब इसके नीचे सोडियम है, सोडियम के लिए सिग्मा कितना आ रहा है 8.80। चलो एक और निकाल के देखते हैं, पोटेशियम के नीचे कौन आता है, पोटेशियम, यानी सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। पोटेशियम का नंबर कितना है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा 6 और फिर लास्ट में बचेगा 4s1। चलिए इसके लिए मुझे बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेट में कितने 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, अब अपन इसके बाद क्या लिखेंगे, अल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन बताओ, अल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, 8 को मल्टीपल करें किसके साथ में 0.85 के साथ,
अब प्लस क्या कर देंगे इसमें, तो प्लस कर देंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन। बताओ बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 + 6, यानी कि क्या 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये आपस में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6.80, प्लस में कितना हो गया 10, यानी कि टोटल आ गया कितना 16.80। तो बताइए अगर मैं सोडियम के बाद पोटेशियम का सिग्मा निकालूं तो सिग्मा कितना आया 16.80। तो बताइए पीरियड में नंबर ऑफ सिग्मा तेजी से इंक्रीज हो रहा है या फिर ग्रुप के अंदर सिग्मा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा तेजी से सिग्मा कहां इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा तेजी से सिग्मा इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो हम इसलिए यहां पे लिखेंगे क्या कि पीरियड के अंदर भी सिग्मा इंक्रीज होता है, ग्रुप के अंदर भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और सिग्मा इंक्रीज। बट अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पे हम एक लाइन लिखेंगे क्या, तो हम इस पे लिखेंगे एक लाइन नोट पॉइंट, इन पीरियड इन पीरियड इन पीरियड शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम और डिक्रीज, बट इन ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम, यानी क्या हो जाएगा ये इंक्रीज। क्या बात आपको समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि हम किस तरीके से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट को निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू होती है किसके लिए, सिग्मा के लिए। अब ये तो हमने किया था किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए। एक मैं आपको अगर पी ब्लॉक के लिए कराऊं, अगर मैं आपको एक पी ब्लॉक के लिए एग्जांपल कराऊं, ध्यान से देखना। पी ब्लॉक के अंदर मान लीजिए मैंने लिखा सल्फर, सल्फर का नंबर है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या हो जाएगा 3p4। चलिए इसका सिग्मा बताइए, लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो एस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा। चेक करो 3 और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4 + 2 6, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा 6 - 1 × 3 0.35। पेनल्टीमेट में कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। किससे मल्टीपल करेंगे 0.85 से प्लस। अब इसमें कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे हुए हैं। आगे लिखें कितना आया नंबर 5, 5 × 0.35। यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे आया था अपना भी कितना 6.80 प्लस में कितना 2। चलिए इसको मल्टीपल करें कितना आया, ये आ गया 1.75 6.80 + 2। चलिए जोड़िए बताइए मुझे कितना आया, तो यहाँ पे आ गया 5 और 7 7 14 और 1 15, एक इसमें चला जाएगा 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि नंबर कितना आ गया 10.55। इसका सिग्मा कितना आ गया 10.55 आ गया। क्लियर। एक मैं आपको डी ब्लॉक के लिए बता देता हूँ। डी ब्लॉक के लिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा टाइटेनियम, टाइटेनियम का नंबर कितना है 22। अगर मैं 22 लिख रहा हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ क्या आ जाएगा 4s2 और 3d में कितने 2। चलिए बताओ इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, बस हल्का सा चेंज था। सबसे पहले तो अपन को वही करना है अल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ इसमें अल्टीमेट कौन सा है। अगर अल्टीमेट में कहूं क्या 3 है या 4 है, तो सबसे बाहर कौन आएगा 4 आएगा। तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 इंटू कितने मल्टीपल करेंगे 0.35 प्लस। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो इसके बाद लिखेंगे बिफोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चेक कीजिए इससे पहले इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, यानी कि डी और एफ से पहले के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मैं डी और एफ से पहले की चेक करूं तो ये तो हो गया आउटर मोस्ट शेल, ये हो गया डी। इनको छोड़ के बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 11 12 और 12 और 2 12 और 6 18, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब बताओ इसके लिए सिग्मा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.35 प्लस 18, आपका आंसर आ गया कितना 18.35। इस तरीके से हम यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को बात क्लियर समझ में आ रही है। चलिए एक मुझे बता दीजिए टाइटेनियम के बाद जिंक के लिए क्या होगा। जिंक के लिए शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, जिंक का नंबर कितना 30। 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं सीधा कंप्लीट ऐसे लिख दूं कि इसके लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 18 आर्गन 3d 10 4s2। चलिए बताओ इसका सिग्मा बताओ कितना आएगा, इसका सिग्मा कैलकुलेट करके बताइए कितना इसके अंदर सिग्मा आएगा।
ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए, फॉर्मूले के अंदर से ही अपने को सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर अब मैं यहाँ पे सिग्मा निकालू तो सिग्मा के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, तो ये कर देंगे अपन 2 - 1 इंटू 0.35 प्लस, अब ये डी से पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताओ अगर मैं 10 और 2 को हटा दूं, तो अगर मैं 30 में से 12 हटा दूंगा तो बचेंगे कितने, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 18, तो यहाँ पे प्लस क्या कर दिया 18, तो बताओ कितना आया, क्या यहाँ पे अपना आंसर 18.35 आ जाएगा, क्या अपना आंसर 18.35 आ जाएगा क्या। तो अभी हमने बात की थी किसके लिए, टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए कितना आया था 18.35, टाइटेनियम के लिए कितना आया था 18.35, और अगर मैं बात करूं किसके लिए, जिंक के लिए, तो जिंक के लिए भी इसका नंबर कितना आया है 18.35 है। क्लियर है बात सभी को, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शिल्डिंग इफेक्ट के बाद अगला जो सेकंड इफेक्ट है, शिल्डिंग इफेक्ट के बाद में अगला जो इफेक्ट आता है वो होता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको बताया था कि रिपल्शन फोर्स, कि जैसे एटम के सबसे अंदर कौन सा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्या है, पहली शेल, देन सेकंड शेल, देन थर्ड शेल, तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा। शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव और नेगेटिव के बीच तो लगता है रिपल्शन, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगेगा कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। किसके बीच में लगेगा, तो ये लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या थर्ड सेल के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो याद रखना जैसे जैसे नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगे, तो शेल्स इंक्रीज होने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा, होगा लेकिन उतनी नहीं होगा जितना उसके पास यानी कि एस और पी के पास में है। तो यहां पे हम ध्यान से देखेंगे क्या, कि हमको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा दिया हुआ है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ज्यादा होगा, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बोला जाता है। अब अपन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो याद रखना इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड इफेक्ट से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड इफेक्ट से। अब जेड का मतलब क्या है, तो जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, यानी जो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोटॉन का मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। क्या निकालने का फॉर्मूला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। अब जेड का मतलब क्या होता है, तो जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा अभी हमने पढ़ा था इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। इस तरीके से हम फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको करा के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम का नंबर है 12, इसके अंदर जी मान इफेक्ट की वैल्यू यानी कि जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी बताइए। फॉर्मूला क्या लगेगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12 माइनस सिग्मा। अगर मैं इसके लिए सिग्मा निकालू, अगर मैं मैग्नीशियम के लिए सिग्मा निकालू तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 2 में से -1 कर दूंगा, इनटू कितना होगा 0.35 प्लस पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन,
और 8 इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीपल कर दूंगा मैं, 0.85 से, और प्लस में क्या कर देंगे यहाँ पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन, कितने बच रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2। तो बताइए वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.35 प्लस कितना हो जाएगा ये 1.70 प्लस 2, कितनी आ गई वैल्यू, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 7 और 3 10 1, और ये आ जाएगा 3, यानी 3.05। इसके लिए सिग्मा कितना आ गया 0.35। तो अगर मैं इस सिग्मा को यहाँ पे पुट कर दूं, कितना, इसको कितना पुट कर दूं मैं यहाँ पे 3.05, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10.95, 8.95। इसके लिए क्या आ जाएगा, जी मान इफेक्ट का, जेड इफेक्ट का मान आ जाएगा कितना 8.95। क्लियर है सभी को। तो चलिए आगे हम इसी तरीके से बात करते हैं किसके बारे में, और भी एलिमेंट्स के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं बताइए कि पीरियड में क्या बनेगा, तो आप ये कहोगे कि पीरियड, अगर मैं बात करूं कौन से पीरियड की, सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में एलिमेंट होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और साथ में यहाँ पे होता है क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आगे क्या होता है नियोन। क्लियर है सभी को। अगर मैं आपसे कहूं नंबर बताइए इसके, नंबर कितने हैं, तो नंबर है 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूं कि बताइए अगर हमको जेड इफेक्ट निकालना है, अगर हमें जेड इफेक्ट निकालना है इस वाले ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जेड इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले अपन को फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। अगर मैं ऑक्सीजन का नंबर निकालूं तो ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो 8 के अकॉर्डिंग इसमें जेड की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलो सिग्मा निकालो, इसके लिए सिग्मा कितना होगा, इसके लिए सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है 1s2 2s2 2p4, यह क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद सिग्मा की बात करूँ कि इसके लिए सिग्मा निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, इससे मल्टीपल 0.35 से मल्टीपल, प्लस इसके अल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, इससे मल्टीपल हो जाएगा 0.85 से, अल्टीमेट के बाद में रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 0। चलिए कितना हो गया 5 इंटू 0.35 प्लस कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1.70, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.75 प्लस 1.70, बताओ कितना आ गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई कितनी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 3.45। क्या बात आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से देखना। तो याद रखना पीरियड में क्या होता है, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, पीरियड में साइज क्या होता है डिक्रीज होता है, जबकि ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है इंक्रीज। तो जीमान अगर मैं यहाँ पे बात करूं जेड इफेक्ट क्या होगा, तो अगर ये बताइए कि भाई साइज डिक्रीज हो रहा है, यदि एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो यहां हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा इंक्रीज। तो लिखेंगे कि इन पीरियड साइज इज डिक्रीज बट जेड इफेक्ट इज इंक्रीज। इसका अपोजिट करें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज होता है इंक्रीज, यानी न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स यानी जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से पीरियड में और ग्रुप में साइज की रेसिप्रोकल होता है क्या जेड इफेक्ट। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि प्रोटॉन, हम इसको क्या बोल सकते हैं प्रोटॉन। बट जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज के क्या होता है रेसिप्रोकल, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा, which element have zero z effect। चलिए
मुझे इसका आंसर निकल के बताइए, इसका आंसर क्या है? कौन से एलिमेंट के लिए, कौन से एलिमेंट के लिए अट्रैक्शन फोर्स जीरो होता है, यानी उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो। तो यहां पे याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में नंबर कितना है? 1, और 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। अगर मैं इसका जीमान इफेक्ट, अगर मैं इसका जेड इफेक्ट निकालूंगा तो क्या बनेगा? जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना हो गया? 1। और अगर मैं सिग्मा निकालूंगा तो यहां तो सिग्मा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में से कितना इलेक्ट्रॉन माइनस होगा? 1। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसका जेड इफेक्ट किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आया कि नहीं आया? और अगर 1 के इक्वल आ गया तो इसको अपन एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके लिए जीमान जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और याद रखना, कभी भी प्रैक्टिकल वैल्यू अगर जीरो आ जाए लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू में उसको कभी जीरो काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स निकले। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, अगर मैं इसको H प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो अब इसके पास क्या बचेगा? 1s0। और 1s0 के अकॉर्डिंग तो फिर क्या हो जाएगा? इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी जेड इफेक्ट यानी अट्रैक्शन फोर्स किसी के लिए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा किस में चेंज आता है? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंज आता है। क्या बात सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे अब दोनों चीजों को कंपैरिजन करें, अट्रैक्शन फोर्स को भी, और हम कंपैरिजन करें किसको? रिपल्शन फोर्स को। अब हम दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से देखना। अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या बोला? जेड इफेक्ट बोला। और रिपल्शन फोर्स को हमने क्या बोला? शील्डिंग इफेक्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया किससे? सिग्मा से। जबकि जेड इफेक्ट, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया? जेड इफेक्ट से। जितना ज्यादा एस पी डी एफ, जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा, जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? उतने ज्यादा होंगे। जैसे एस के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। पी में कितने हो सकते हैं? 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिपल्शन की, एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसमें रिपल्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो बताइए एस पी डी एफ, सबसे ज्यादा रिपल्शन फोर्स किसमें होगा? तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि एफ के अंदर। उससे कम रिपल्शन फोर्स पी, देन रिपल्शन फोर्स पी, एंड देन रिपल्शन फोर्स एस। ये वो वाला ऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील करता है रिपल्शन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन को फील करेगा उसके लिए ऑर्डर क्या बनेगा? उसके लिए ऑर्डर बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, एफ डी पी और एस। क्लियर है बात सभी को? और अगर हम बात करें जेड इफेक्ट की यानी अट्रैक्शन फोर्स की, तो अट्रैक्शन फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? जेड इफेक्ट का फॉर्मूला था जेड माइनस सिग्मा। यानी माइनस सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस सिग्मा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना बड़ा ऑर्बिट उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स उतना कम, क्योंकि सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा था शील्डिंग इफेक्ट। तो हम यहां पे इसका क्या लिख सकते हैं कि जीवा जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। क्या बात आपको समझ में आ रही है? क्या लिख सकते हैं हम कि जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपसे पूछता हूं, बताना मुझे। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, आपको बताना है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। चलिए बताइए, इसमें जेड इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर और शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सोच के बताइए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है? एक पीरियड है, और पीरियड में साइज क्या होता है? डिक्रीज। और साइज जेड इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना छोटा साइज उसका जेड इफेक्ट यानी अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसके लिए? जेड इफेक्ट के लिए, तो जेड इफेक्ट का ऑर्डर क्या बनेगा? तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्मा की, यानी कि इसके शील्डिंग इफेक्ट की, तो शील्डिंग इफेक्ट कब इंक्रीज होता है? ग्रुप के अंदर, जब साइज इंक्रीज होता है। और ये है पीरियड, तो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है यहाँ पे? बेरिलियम का। तो यहाँ पे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन,
बोरॉन एंड बेरिलियम। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ये एक तरीके से पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन तीनों में जीमान इफेक्ट यानी कि जेड इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? बताइए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इसमें अट्रैक्शन फोर्स में यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या होगा? अब आप अगर ध्यान से देखें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक क्या है? एक पीरियड है या एक ग्रुप है? तो याद रखना ये एक पीरियड है, नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है जिसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? तो साइज सबसे बड़ा होगा आर्सेनिक का, और साइज इसके क्या होता है? जेड इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट किस में लगेगा? नाइट्रोजन में, और उसके बाद फॉस्फोरस में। तो ये इसके लिए ऑर्डर आ जाएगा। चलिए मैं आपसे पूछूं बताना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा, यानी कि सील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर। अब सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। सबसे बड़ा साइज किसका है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका सिग्मा भी सबसे बड़ा होगा। तो आपको लिखना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा, यानी कि सबसे बड़े की तरफ। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लियर है बात सभी को? तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं, और इसके बाद में पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस किए थे जिसमें हमने रिपल्शन फोर्स और साथ में डिस्कस किया था अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आने वाले नए पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे आगे। थैंक यू।